रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 है, उसमें हम चैप्टर 8 लगे आज, जिसका नाम है सिविल कोर्ट अकाउंट्स। इस टाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हो सकता है कि इस दफा इसमें से आए। इसमें सबसे पहले हम पार्ट ए करने लगे जनरल। इसके मैंने पहले 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं और ये आपने मेरे हैंडआउट से ही करना है, सही है। अच्छा, जो पैरा 1 है वो ये बता रहा है कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि भाई आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो फिड्यूशरी ड्यूटीज हैं, मतलब कि ट्रस्ट के तहत आपने अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ड्यूटी सौंपी हैं, ठीक है, उसको आपने वॉच आउट करना है, उसको आपने सुपरवाइज करना है। ये ड्यूटी आपको कहाँ से इम्पोज की जा रही है? जो डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब है ना, उसकी इस्टेब्लिशमेंट तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स पे ये ड्यूटीज इम्पोज करिए कि भाई आपके नीचे जो काम कर रहे हैं ना उनके कामों को आप चेक करें, ठीक है। सबसे पहले हम इधर हैंडआउट पे रेलेवेंट पोर्शन देखते हैं कि उसमें लिखा है द इंस्टीट्यूशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब have made duty bound the officers of the duty of supervising nurses, cashiers or other clerks in regard to their fiduciary duties connected with the attachment and sale of property, the expenses of witnesses in civil and criminal cases, the disposal of unclaimed property, and fines and receipt and the disbursement of sums paid into the court in execution of decree, and miscellaneous civil and criminal proceeding without any sort of check or control on the part of judicial officers who are primarily responsible for the due performance। अच्छा, अब मैंने इसको जैसे याद करना है इसको मैं इस तरह से करूंगी कि डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब की जो स्टैब्लिशमेंट है वो जुडिशियल ऑफिसर पे ड्यूटी इम्पोज करी। अब जो जो बातें हैं वो अच्छा, इसमें एक तो सुपरवाइजिंग नाजिर का जिक्र किया गया है, कैशियर और क्लर्क का जिक्र किया गया है। ये सारा जो क्लैरिकल स्टाफ होता है ना, ये नजारत ब्रांचेस से होता है, इनका ताल्लुक होता है। आप कहेंगे आपके नजारत ब्रांच क्या होता है, तो नजारत ब्रांच ये जो समन्स वगैरह भेजने होते हैं या जो खर्चा वगैरह जमा करवाया जाता है, ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट नजारत ब्रांच कहलाती है। और उसकी जो ये डिफरेंट क्लर्क्स हैं, जैसे नाजिर, कैशियर और क्लर्क है, ये इसके अंडर काम करते हैं। अब इसमें आपको पता चल गया कि अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी का मामला है, विटनेसेस के जो एक्सपेंसेस सबमिट किए गए हैं क्रिमिनल सिविल केसेस में, और जो अनक्लेम प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, और जो रसीदात हैं जो अदालत में जमा करवाई जाती हैं डिग्री की एग्जीक्यूशन में, या जो मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। मैंने इधर रिकॉर्डिंग में अभी ये जो मैंने अपना हैंडआउट रेलिवेंट शेयर किया ना, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए कि चेक एंड कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू फिड्यूशरी ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब। इस तरह से मैंने इसको याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं पैरा 2 पे आती हूँ। पैरा 2 में कहा है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी, पैरा 2। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट के खाते में जो पैसे जमा करवाए जाते हैं, अगर उसमें कोई गबन कर लेते हैं या किसी ऑफिसर की गलती की वजह से वो काम हुआ है, तो वो ऑफिसर लायबल होगा, और वो इस चीज के लिए लायबल होगा कि एक उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए, ये प्रोसिक्यूशन कंडक्ट की जाए, ठीक है। इसमें मैंने आप ये हवाला दिया पंजाब फाइनेंशियल रूल्स का वॉल्यूम 1 रूल 2.33। Every government servant shall be held personally liable for any negligence or fraud done on his part, and the procedure is to be followed for the prosecution of the embezzlement of government money, ठीक है। इसके साथ मैंने अभी एक एडिशन की है, मैं जस्ट अभी सो रेलिवेंट लाइंस पढ़ रही हूँ, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी। उसमें ये लिखा हुआ था कि मेमो दिया जाएगा पंजाब फाइनेंशियल रूल्स में ना, एक मेमोरेंडम भी प्रोवाइडेड है जिसमें ये बताया गया है कि क्या जनरल रूल्स हैं कि क्या प्रोसीजर रेगुलेट किया जाएगा कि जब कोई सर्वेंट जो है, पब्लिक ऑफिशियल जो है, वो जिम्मेदार होता है जो उसने नुकसान कॉज किया गवर्नमेंट को, तो प्रोसिक्यूशन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी चाहिए, ये अपेंडिक्स 2 पार्ट 1 में अटैच्ड है। ये हैंडआउट आपको भेजूंगी ना, तो साथ मैंने लाइंस ही दिखती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर ही स्टॉप करके जो मैंने दूसरा हैंडआउट भेजा है ना, ऑडिट के नाम से होगा, जरा उसको निकालें। मैं अब इसको आपको बताती हूँ कि ये कैसे रेलेवेंट बन रहा है। ये जो पैरा 2 है ना, ये पार्ट बी के पैरा 5 के साथ को रिलेटेड है। सबने निकाल लिया? काइंडली निकालना है। जो दूसरा हैंडआउट है ना, पार्ट बी के नाम से ऑडिट होगा, उसमें पैरा 5 निकाल लिया सबने? जी निकाल लिया? अच्छा चलो ठीक है। अब उसमें जो पार्ट बी पैरा 5 है, उसमें क्या बताया जा रहा है? जी आवाज आ रही है सबको? अरे
अच्छा मैं ये बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, पैरा 2 जो मैंने अभी चैप्टर 8 का पार्ट ए पढ़ा है ना, उसको आपने कोरिलेट करना है पार्ट बी जो है चैप्टर 8 का, उसका पैरा 5 में पढ़ने लगी हूँ। मतलब कि आपका जो दूसरा हैंड आउट है मैं वो पढ़ने लगी हूँ। उसमें पैरा 5 में क्या लिखा हुआ है, इंक्वायरी रिगार्डिंग एम्बेजलमेंट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स रिपोर्ट, पैरा 5। मतलब कि अगर ये बात इल्म में आती है कि भाई आपकी अदालत से मुतल्लिका या कहीं पर प्रॉपर्टी गबन की गई है या कोई प्रॉपर्टी है जो खो गई है, उसके हवाले से फौरी तौर पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और हाई कोर्ट को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। ठीक है, मैं लाइंस पढ़ती हूँ। whenever any embezzlement, loss of property, fraud or grave irregularity is discovered, inquiries shall be instituted at once by the presiding officer of the court and the report shall be sent to the high court through the immediate controlling officer and the district and session judge। तो सुपरवाइजिंग जो अथॉरिटी होगी उसके जरिए हाई कोर्ट को रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी उसकी रोशनी में। ठीक है, अब नीचे जो रिपोर्ट भेजनी है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को आपने कंसिडर करना है। In submitting final reports, the following points will be reported on to the High Court: the exact nature of defalcation, मतलब कितना नुकसान हुआ है, full extent of the loss, actual period covered by defalcation, defects in or neglect of rules by which the loss was occurred and circumstances facilitating the defalcation, names of the official had personally or technically liable for loss and irregularities committed and the disciplinary action taken against them। अच्छा, अब जो रिपोर्ट सबमिट करनी है हाई कोर्ट पर, उसमें आपने बताना है कि भाई किस किस्म का नुकसान हुआ है, किस हद तक नुकसान हुआ है, कितना अरसा डिफेल्केशन होती रही है और क्या ऐसी कौन सी रूल्स हैं जिसकी वायलेशन के नतीजे में या जिसकी निगलेक्शन के नतीजे में ये हालात वाकयात पेश हुए हैं। ठीक है, फिर अगली बात आपने ये बतानी कि कौन से ऑफिशियल्स हैं जो कि इस नुकसान के जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस आपने क्या क्या लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगले दो और पॉइंट्स भी हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, उसमें ये बाकी रिमेडियल मेजर्स adopted as safeguard against recurrence of such defalcation or irregularities, और क्या हिफाजती इकदाम लिए गए हैं ताकि ये दोबारा से ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी ऑफ द लॉस, और कोई अमकानात हैं कि नुकसान को कवर अप कर लिया जाए। तो जब आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से जो नुकसान होगा उस हवाले से अगर सिर्फ आपको वही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछता है तो चैप्टर 8 का जो पार्ट ए है उसका पैरा 2 आपने लिखना है, फिर उसके बाद पार्ट बी का आपने पैरा 5 मेंशन कर देना। ये एक ही बात की जा रही है। ठीक है, अब मैं दोबारा से जो पार्ट ए वाला हैंड आउट है उसकी तरफ आ रही हूँ, आप उसको निकाल लो। ठीक है, हमने पैरा 1 भी पढ़ लिया, पैरा 2 भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको हम आगे इसको क्या कहते हैं, पैरा 3 में पढ़ने लगी हूँ। जी निकाल लिए सबने, मैं पैरा 3 पढ़ने लगी हूँ पार्ट ए में से। अच्छा ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिकल, जी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। जी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, पैरा 3 है पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, पैरा 3। Controlling judicial officers are required periodically to inspect in a complete manner the various registers and accounts maintained by nazirs, cashiers, or other clerks, and every officer presiding over a court is required to have all pecuniary transactions conducted under his personal direction and attested by himself। अब ये जो कंट्रोलिंग जुडिशियल ऑफिसर्स है, हर अदालत का जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी होती है उसका ये काम है कि आप वक्तन फोक्तन पीरियोडिकली उन तमाम रजिस्टर्स, उन तमाम अकाउंट्स को जरा उसको इंस्पेक्ट करें जो कि आपकी नाजिर, आपकी अदालत के नाजिर, कैशियर और दूसरे क्लर्क्स मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि भाई जो तमाम पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन है उसकी पर्सनल डायरेक्शन में हुई है कि नहीं हुई और क्या वो अटेस्ट हुई है। ठीक है, इस चीजों को मेक श्योर करना है। तो चैप्टर 8 का जो पार्ट ए हम जनरल पढ़ रहे थे, हमने 3 चीजें सीखी हैं कि आपसे नीचे जितने भी आपके जो क्लरिकल स्टाफ काम कर रहा है उनके कामों को आपने क्या करना है, चेक करना है और कंट्रोल करना है। ये ड्यूटी कहाँ से इम्पोज की गई है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब ने की है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि एम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी के नतीजे में पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होगा वो बंदा, वो ऑफिसर। फिर पैरा 3 हमने पढ़ा पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगी अकाउंट्स की, उसकी अदालत की। ठीक है, अच्छा अब आप पार्ट बी में आ जाए जो ऑडिट के नाम से हैंड आउट है। निकाल लिए सबने, निकाल लें इसको। अच्छा जी, चैप्टर 8 का पार्ट बी में पढ़ने लगी हूँ।
अच्छा, अब ये नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि भाई ये जो खाते वगैरह जमा करवाए हैं, अब उसके हिसाब किताब का मामला देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले एनुअल ऑडिट पैरा 1 की बात की गई है, जिसमें ये डिफरेंट अकाउंट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है। द शेरिफ्स पेटी अकाउंट, शेरिफ्स पेटी अकाउंट का मतलब होता है कि फौरी तौर पर जो खर्चे के लिए पैसे जमा करवाए जाते हैं ना, वो शेरिफ्स पेटी अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं, ठीक है। द शेरिफ्स पेटी अकाउंट, द सिविल कोड डिपॉजिट अकाउंट्स, जिसे हम कैश सिस्टम भी कहते हैं, कॉपी एजेंसी अकाउंट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शामिल है, एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी made over to the Nazir for the custody will be audited once a year under the orders of the Director General Audit Punjab. Director General Audit Punjab के हुक्म से सालाना तौर पर ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनकी ऑडिटिंग होगी, ठीक है। अभी आपको नाम याद करने पड़ेंगे। एक शेरिफ्स पेटी अकाउंट है, सिविल कोर्ट का कैश सिस्टम है, कॉपी एजेंसी है हमारी, और अकाउंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि नाजिर को कस्टडी के लिए हैंड ओवर किए जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पैरा 2 पे। पैरा 2 है कि पेपर्स टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ ऑडिटर्स, पैरा 2। अब इसमें यह है कि जब ऑडिटिंग करनी है, तमाम जो जरूरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपने उसे सबमिट करना है जो वो आपसे रिक्वायर करेगा, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शुड कॉज ऑल अकाउंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा फॉर द डिस्पोजल ऑफ द ऑडिटर्स व्हिच मे बी रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं पैरा 3 पे। जी, पैरा 3 में कहा गया कि ऑडिट नोट्स टू बी सेंट टू द कोर्ट कंसर्न्ड एंड द हायर ऑफिसर्स, पैरा 3। द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कोर्ट्स कंसर्न्ड, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड टू द हाई कोर्ट। अब हमें इसमें ये पता चल गया कि भाई जो ऑडिटिंग का रिजल्ट होगा ना, वो हमने आगे से अदालत को कम्युनिकेट कर देना है, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाई कोर्ट है कि ऑडिटिंग इस तरह से हुई है, ठीक है। अच्छा, एक पैराग्राफ अभी ना मैंने मिस कर दिया था, आप अपनी किताब अगर निकालें पार्ट बी जो है ऑडिटिंग का, उसका पैरा 4 निकाल लें जरा काइंडली, मैं ताकि इसको रेलेवेंट पोर्शन पढ़ निकाल लें तो मुझे बता रहे हैं। ये जो पार्ट बी है ना इसका, हाँ पैरा 4 है, ये मैं आपको जी निकाल लिया। अच्छा, ऊपर क्या टाइटल दिया हुआ है कि प्रॉम्प्ट, जी प्रॉम्प्ट अटेंशन टू ऑडिट नोट्स। देखें, जो ऑडिटिंग नोट सबमिट किए गए ऑडिटर जनरल की तरफ, ये ऑडिटर की तरफ से, अब उस पर आपने उसकी कंप्लायंस करनी है, ठीक है। मतलब प्रॉम्प्टली आपने उसमें उसके अटेंशन देनी, तवज्जो देनी, और आपके क्या काम है उसकी तरफ में अब। अच्छा, ये जो लाइन शुरू हो रही है ना, पहली लाइन खत्म हुई है इसमें, जहाँ से लिखा है ना द एक्शन टेकन शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ये आप काइंडली यहाँ से इसको टिक कर लें। द एक्शन टेकन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन एन इंटरलीव्ड कॉपी और द मार्जिन ऑफ द नोट्स। सिंपल आपने ये करना है कि जो भी कार्रवाई की गई है ना, उसकी जो साइड पे लाइन लगी होती है, जगह बनी होती है, वहां पर आपने एक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अंडरलाइन करें कॉपीज ऑफ, इसको अंडरलाइन करके आगे लिख दें शुड बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब एंड टू द हाई कोर्ट थ्रू द इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। यहां तक इसको लाइन लगा दें। अब मैं इसको बताती हूँ हमने कैसे जोड़ना है। जो भी एक्शंस लिए गए ना, जो भी इकदाम उठाए गए हैं, ये जो साइड पे लाइनें लगी होती हैं ऑडिटिंग नोट्स की, वहां पर आपने रिकॉर्ड कर देना है, और उसकी कॉपी कहाँ भिजवा देनी है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब को भिजवा देनी है और हाई कोर्ट को भिजवा देनी है कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के जरिए। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है, ये जैसे सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उनके जरिए वो भिजवा दी जाएगी, ठीक है। और आगे से ये लाइन जोड़ दें, एंड अ कॉपी शुड आल्सो बी केप्ट एंड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। और साथ ही साथ कॉपी इसकी रख ली जाएगी ताकि इतला के लिए सबमिट की जा सके, किसको? इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, कि जो इंस्पेक्शन कंडक्ट करेगा, उसके लिए भी एक कॉपी मेंटेन कर ली जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद है द ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट विच अकम्पनीज द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन नोट शुड after the observation recorded therein have been replied to be kept and put up before the auditors at their next visit। मैं सिंपल इसमें ये याद रखूंगी कि ऑडिटिंग नोट्स और जो इंस्पेक्शन नोट्स के साथ जो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स है ना, उसको आप रख देंगे ताकि जब नेक्स्ट विजिट पे ऑडिटर आएगा ना, उसके सामने पेश किया जा सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो पैरा 4 मैंने आपको बुक में मेंशन करवाया, प्रॉम्प्ट अटेंशन टू ऑडिट नोट्स में आपने क्या करना है कि जो मार्जिन लाइंस लगी होती है ना नोट्स पे, ऑडिटिंग नोट्स पे, उस पे आपने एक्शन रिकॉर्ड करके उसकी एक कॉपी आपने ऑडिटर जनरल पंजाब को भिजवा देनी है, हाई कोर्ट को भिजवा देनी है, और फिर आप उसकी एक कॉपी रिटेन रख लेंगे ताकि इंस्पेक्शन ऑफिसर जब आएगा उसको मालूमात पहुंचाई जा सके। फिर आप एक कॉपी रख लेते हैं
कि जिस पे सारी जो ऑब्जर्वेशन नोट्स हैं, इंस्पेक्शन नोट हैं, वो आप नेक्स्ट विजिट के लिए रख लेते हैं कि ऑडिटर के सामने आप पेश कर देंगे। यहां तक मेरी बात जी, पैराफोर्स सबको क्लियर हो गया? क्लियर? अच्छा ठीक है, अब आप हैंडआउट पे आ सकते हैं जो पार्ट बी है। पैरा 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें एम्बेजलमेंट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और उसकी रिपोर्ट्स के हवाले से इंक्वायरी की बात की गई है, तो इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम चलते हैं पैरा 6 पे। ठीक है जी, पैरा 6 में पढ़ने लगी हूँ। refund of money kept out of account not allowed in case of irregularities, para 6. There must be complete investigation of every complaint made to the presiding officer. In no case a subordinate official may be allowed to refund money which has been kept out of account without a report to the higher authorities. Any such permission given by presiding officer will be treated as gross breach of discipline. आपने सिंपल ये बात याद रखनी कि जो भी कंप्लेंट्स होंगी ना, उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी और हायर अथॉरिटीज को इतला दिए बगैर पैसों को रिफंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह का काम करता है परमिशन, मतलब ऐसे ही परमिशन दे देता है हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए बगैर, तो ये ग्रॉस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन कंसिडर की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं पैरा 7 पढ़ने लगी हूँ, इसका जो लास्ट हमने इसमें से करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑडिट, पैरा 7। इसमें सिंपल आपने ये याद रखना है, जो अदालती अकाउंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इसको 2 साल तक इसको मेंटेन रखा जाएगा। 2 साल के बाद इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर तो उस दौरान कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो जब तक ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ ना कर दिया जाए उस वक्त तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया? तो पार्ट बी जो चैप्टर 8 का हमने पढ़ा है ऑडिटिंग के हवाले से, हमने पहले ये देखा कि एनुअल ऑडिटिंग होनी है तमाम अकाउंट्स की। ठीक है, फिर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप ऑडिटर के सामने रखेंगे, फिर वो ऑडिटिंग जो नोट्स हैं वो कंसर्न कोर्ट को भिजवा दी जाएगी। ठीक है, फिर पैरा 4 में हमने पढ़ा था कि जो प्रॉम्प्ट एक्शन आपने लेने हैं ऑडिटिंग नोट्स के हवाले से। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंक्वायरी कंडक्ट करनी है अगर कोई एम्बेजलमेंट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, फिर पैरा 6 में ये बताया गया कि भाई हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए बगैर आप कोई पैसे रिफंड करने का हुक्म नहीं दे सकते। फिर पैरा 7 में ये कहा गया कि भाई रिकॉर्ड को जो है ना 2 साल के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, उसके बाद आप अपनी जो बुक का है एक तो पार्ट डी निकाल लें। ठीक है, और मेरे हैंडआउट पे आ जाएं जो कि लिखा हुआ है शेरिस पेटी अकाउंट। शेरिस पेटी अकाउंट पार्ट डी के नाम से है और ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आप बेशक हैंडआउट में ना इधर मेंशन कर दीजिएगा जब आप प्रिंट लेंगे। सेक्शन 1 सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में मैं आपको शेरिस पेटी अकाउंट करवाने लगी हूँ। ठीक है जी, रेडी हैं आप सब? अच्छा जी, एक मिनट, सही हो गया। अच्छा जी, शेरिस पेटी अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं।